भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के आपसी हितों से जुड़े विषयों पर फोकस किया गया। भारत और सऊदी अरब के नेता रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता भी कर रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन देश दुनिया में सुर्खियों में है। विदेशी मीडिया में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है कि वो वैश्विक विभाजन को पाट सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में लिखे गए लेखों में परोक्ष रूप से भारतीय कूटनीति को सराहा गया है। दिल्ली डिक्लेरेशन पर पहले ही दिन सबकी सहमति दुनिया भर में चर्चा का सबब है। दक्षिण अफ्रीका की मीडिया में पीएम मोदी की तारीफ की गई है। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया ने अपना फोकस अफ्रीकन यूनियन के G20 सदस्य बनने पर किया है। G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्णय का अफ्रीकी नेताओं ने स्वागत किया है। इसे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए वैश्विक मंच पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक अवसर बताया है। G20 समिट के दौरान भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर बनी नटराज की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा ने सबका ध्यान खींचा। अष्टधातु से बनी 27 फुट ऊंची इस मूर्ति को तमिलनाडु के मूर्तिकारों ने बनाया है। शिखर सम्मेलन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव रखा कि इस सम्मेलन में तय किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिर में समूह का वर्चुअल सत्र आयोजित किया जाए। अब अगला G20 सम्मेलन ब्राजील में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने G20 के सफल आयोजन को लेकर भारत की तारीफ की और कहा कि शिखर सम्मेलन को असाधारण रूप से अच्छे ढंग से आयोजन करने के लिए भारत को बधाई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें असमानता के मुद्दे को मुख्य मुद्दे के रूप में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के संपन्न होने के बाद भारत मंडपम में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का दौरा किया और पत्रकारों से मुलाकात की। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पीएम मोदी ने देश विदेश के सभी पत्रकारों को उनकी भूमिका के लिए आभार जताया और धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में सजा शिल्प बाजार केंद्र का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पकारों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में योगदान देने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। पीएम ने डिजिटल स्टॉल का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पिछले साल जून में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। भारत फ्रांस ने बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जैव विविधता, सततता और औद्योगिक परियोजनाओं समेत भारत प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका में आपसी भागीदारी पर चर्चा जारी रखने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने G20 की भारत की अध्यक्षता के लिए फ्रांस के निरंतर समर्थन के लिए मैक्रों को धन्यवाद दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। कोमोरोस और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापार, निवेश और नौवहन जैसे क्षेत्रों में भारत और कोमोरोस के संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर भी चर्चा की। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत दुनिया में महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और कनाडा का बड़ा भागीदार है। भारत और जर्मनी स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और पृथ्वी को बेहतर ग्रह बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रख सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देश के अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के बीच संबंधों की प्रगति का जायजा लिया और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से मुलाकात में ग्रीन एनर्जी के भविष्य समेत तमाम विषयों पर सहयोग की बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नीदरलैंड्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इससे वैश्विक सहयोग की रूपरेखा तय होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समस्त मानवता के समक्ष साझा समस्याओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता के बारे में विश्व नेताओं के बीच आम राय बनाने के लिए G20 सम्मेलन को याद किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मातात्सुगु अस्कावा से मुलाकात की। अस्कावा ने G20 लीडर्स समिट के सफल आयोजन के लिए भारत को बधाई दी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने रचनात्मक और सफल G20 अध्यक्षता के लिए भारत को बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात में G20 के परिणामों सहित उसके वित्तीय पहलुओं पर भी बातचीत हुई। G20 सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समस्त मानवता के समक्ष साझा समस्याओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता के बारे में विश्व नेताओं के बीच आम राय बनाने के लिए इस सम्मेलन को याद किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु अस्कावा से मुलाकात की। अस्कावा ने G20 लीडर्स समिट के सफल आयोजन के लिए भारत को बधाई दी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने रचनात्मक और सफल G20 अध्यक्षता के लिए भारत को बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात में G20 के परिणामों सहित उसके वित्तीय पहलुओं पर भी बातचीत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन की तारीफ की है। कहा है कि जो किसी G20 के अध्यक्ष ने नहीं किया वह भारत ने कर दिखाया है। केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए शशि थरूर ने कहा कि भारत की अध्यक्षता ने G20 शिखर सम्मेलन को लोगों के लिए उत्सव बना दिया। भारत के 58 शहरों में 200 बैठकें आयोजित की गई, जिससे G20 एक देशव्यापी कार्यक्रम बन गया। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन के कुछ घंटों बाद दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बस सेवा बहाल कर दी गई। आज से सभी रूट पर निगम की बसों का नियमित परिचालन शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो का आज से सभी कॉरिडोर पर सुबह करीब 6 बजे से परिचालन शुरू हुआ। मेट्रो अब अपने पूर्व निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर उपलब्ध है। G20 सम्मेलन के मद्देनजर सरकारी और निजी दफ्तरों में अवकाश घोषित होने से मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या करीब 1/3 कम रही। व्यस्त समय में भी मेट्रो में ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। इसमें सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का उपचार होगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय आरोग्य लक्ष्य सेवा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री CMN चंद्रबाबू नायडू को भारी सुरक्षा के बीच राजमुंद्री सेंट्रल जेल ले जाया गया। चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के एक मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आज से विशेष टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। इसके तहत 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके की खुराक दी जाएगी। टीकाकरण के जरिए कई गंभीर बीमारियों जैसे टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, गला घोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हिप निमोनिया, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, रोटावायरस, डायरिया और खसरा रुबेला से बचाव होगा। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिला इमारत से लिफ्ट गिरने की घटना में 7 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरने के हादसे की पुलिस जांच कर रही है। हाल ही में बनकर तैयार हुई 40 मंजिला इमारत की छत पर वाटरप्रूफिंग का काम चल रहा था।
महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जालना जिले में पुलिस के हालिया लाठीचार्ज के विरोध में एक मराठा संगठन ने आज बंद का आह्वान किया है। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून और चमोली समेत उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज और कल येलो अलर्ट रखा गया है। वहीं भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। दिल्ली को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। कल की बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है। आज भी बादल छाए हुए हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 190 अंक की बढ़त के साथ 66,789 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 63 अंक की बढ़त के साथ 19,883 अंक पर खुला। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त के साथ 82.93 पर पहुंच गया। 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। शोध फर्म स्टील मिंट के मुताबिक 2023 की पहली 6 माही यानी जनवरी-जून में भारत ने 6.6 करोड़ टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का इंटरबैंक लेन देन में पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर में शुरू करेगा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज जारी कर दी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सस्ता सोना खरीदने के लिए 11 सितंबर से 15 सितंबर तक स्कीम सदस्यता के लिए खुली रहेगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो ये तुर्की के लिए गर्व की बात होगी। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों तक ही दुनिया सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी अस्थायी सदस्यों को बारी बारी से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रशंसा की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह इतिहास में सबसे बड़ी सहयोग परियोजना है। यह पश्चिम एशिया और इजरायल के साथ ही पूरे विश्व को फायदा पहुंचाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इजरायल इस परियोजना को साकार करने के लिए अपनी क्षमता और अनुभवों का योगदान देगा। मोरक्को में पिछले 6 दशकों में आए सबसे भीषण भूकंप से अब तक 2100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 2400 लोगों के घायल होने की खबर है। इनमें से 1400 के करीब लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भूकंप से जान माल के नुकसान के साथ ही मोरक्को की सांस्कृतिक धरोहर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ 12वीं सदी की मस्जिद ढह गई है। कई शहर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं।